नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बीजेपी ने हेमंत सरकार में झारखंड के खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाया है। इसे लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और पूरे मामले की जांच की मांग की। बीजेपी ने झारखंड में खनिज संपदा की लूट का आरोप लगाया है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी का आरोप है कि चाईबासा के ठाकुरानी लॉ एस के स्टॉक की नीलामी में साजिश हुई है। मटेरियल को जानबूझकर घटिया बताया गया है। कोर मिनरल्स, एनकेपीके माइंस, देविका बाई माइंस, आरजीएम माइंस में अवैध खनन हुआ है। माइनिंग का लीज खत्म होने के बाद भी माइनिंग की जा रही है। झारखंड को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लौह अयस्क की कम गुणवत्ता की रिपोर्ट से 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। चाईबासा जिला के लौह वैसक ठाकुरानी लौह वैसक जो माइंस है, उसमें झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा नीलामी जो की गई है, वह वास्तविक जो उसका ग्रेड है, जो उसका गुणवत्ता है, उसको कम करके दर्शा के उसको निविदा निकाली गई है, जिससे राज्य की सरकार को लगभग 80 करोड़ 100 करोड़ के नुकसान होंगे। साथ ही साथ इलीगल माइनिंग को बल मिलेगा और साथ ही साथ आने वाले समय में जब उस माइंस की नीलामी होगी, ऑक्शन होगा, तो वह राज्य के राजस्व को नुकसान देने वाला साबित होगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जब से राज्य में यूपीए की सरकार बनी है, तब से राज्य में बालू, कोयला, आयरन की लूट की छूट मिल गई है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि ठाकुरानी लॉ अयस्क खदान को पद्म कुमार जैन को आवंटित किया गया था। 2019 में राज्य सरकार ने 84.6 हेक्टेयर में फैले इस खदान की लीज रद्द कर दी। पद्म कुमार जैन पर 334.47 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्टॉक को बेचकर जुर्माने की वसूली की जाए, लेकिन लौह अयस्क के नमूने की जांच में मानक का उल्लंघन हुआ है। मटेरियल को घटिया बताने से राज्य को 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता के संरक्षण के बिना यह संभव नहीं है। ऐसे में पूरे मामले की जांच को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि रघुवर सरकार के दौरान मंत्री सरयू राय ने शाह ब्रदर्स मामले को उठाया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बीजेपी द्वारा 300 करोड़ के राजस्व के नुकसान के आरोप पर कहा कि ये लूट कहां हुई है, बीजेपी ये बताए। 300 करोड़ की लूट किस जगह पर हुई, उसका क्या एविडेंस है? उन बातों को स्पेसिफिक यदि आप कहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर जांच करवाएगी। लेकिन अनर्गल बातें करके भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस राज्य में खनिज संपदा के कारण सबसे ज्यादा यदि नुकसान किसी को उठाना पड़ा तो यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों को उठाना पड़ा। उनको अपने जमीन से बेदखल होना पड़ा, बाहर जाने को मजबूर हुए, कूली मजदूर बनकर रह गए। यहां शोषण का दायरा बड़ा से और बड़ा होते गया। उस वक्त आप लोगों को नजर नहीं आता था। धनबाद में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर माइनिंग सरदार की नौकरी करने के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में डायरेक्टर माइंस सेफ्टी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ शिकायत को सही पाया गया, जबकि नामजद 2 डायरेक्टर और 1 डिप्टी डायरेक्टर को क्लीन चिट दी गई, जिन पर चार्जशीट दाखिल किया गया है। उनमें डायरेक्टर माइंस सेफ्टी और सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जाम टीके मंडल, ओवरमैन तपेश्वर मंडल, माइनिंग सरदार मेघालाल मंडल, अर्जुन कुमार, अमित कुमार, सहदेव प्रसाद, प्रयाग प्रसाद और विनोद कुमार मंडल के नाम शामिल है। वहीं डायरेक्टर माइंस सेफ्टी पी रंगानाथेश्वर वी पापा राव, डिप्टी डायरेक्टर माइंस सेफ्टी सतीश दिगंबर छिंदवाड़ को क्लीन चिट मिली है। डीजीएमएस धनबाद द्वारा गलत तरीके से माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप था। प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने 29 जून 2017 को डायरेक्टर माइंस सेफ्टी समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
मानसून की पहली बारिश ने ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं पलामू के पुल निर्माण के भ्रष्टाचार की पोल भी खुल गई है। देवघर में डायवर्जन बह गया है, जबकि पांकी में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा धंस गया। झारखंड में मानसून की पहली बारिश ने ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गिरिडीह के उसरी नदी में एक ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर बालू उठाव में जुटा था। इसी दौरान नदी में बाढ़ आ गई, जिससे ट्रैक्टर बहने लगा। इस दौरान ड्राइवर और मजदूर किसी तरह भागकर अपनी जान बचा सके। बारिश ने पलामू के अमानत नदी पर बनने वाले पुल पर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। बारिश से निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा धंस गया। पांकी में बन रहे इस पुल का निर्माण कार्य बारिश के दौरान भी जारी था। ऐसे में नदी में पानी का बहाव बढ़ने से पुल का हिस्सा धंस गया। संवेदक है सबलेटर अनूप जायसवाल, और इनका दो काम है। कौन जगह है? तिवारी जी का है, गुड़गांव में है, द्वारिका में है। तो वहाँ संवेदक जो है जेई को, एसडीओ को बोलता है कि हम सर काम करने जा रहे हैं, हम ढालने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देता है तो हम जेई को, एसडीओ जाता है वहाँ। ये अनूप जायसवाल है, ये कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, न एसडीओ, जेई, स्कूटी जो है कि हम हमारा ढलाई है, फाउंडेशन का हो चाहे स्लैब का हो चाहे गटर का हो, वे इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और अपना काम कर देता है। क्या स्थिति दिख रहा है? आप जांच करने आए हैं आपको एग्जीक्यूटिव साहब कि इनको कोई लेना देना नहीं है। जो जायसवाल या अनूप जायसवाल इस ब्रिज को बना रहे हैं, सबलेट लेकर के से ये आपका ये कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे किसी को खबर नहीं की है। अब ऐसे ही ऐसे अपना वो ढलाई शुरू कर दिया है। कितना छड़ बांधे, कितना रोड बांधे, क्या उसका क्वांटिटी है ये के अनुसार दिए कि नहीं दिए, कोई लेना देना नहीं है। ये मनमानी का हद है यहाँ पर। और पांकी विधानसभा में अभी यहाँ पर तो ऐसे हम लोग इसको देख रहे हैं, अब यहाँ टूटा, इसके पहले ऐसा टूटा था आपका कि ये तेतराई वाला पुल टूटा, दह गया। उधर मानसून की पहली बारिश से देवघर सारठ एनएच पर डहुआ जोरिया पर बना डायवर्जन बह गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। अधिकारियों ने 1-2 दिन में डायवर्जन को फिर से चालू करने का भरोसा दिया है। इस तरह से सर बनाया गया कि जो एक ही बारिश में जो है उस तरह से बह गया और आवागमन पूरी तरह से ठप है। अब उसमें डहुआ नदी पर डिस्चार्ज ज्यादा है, वो एंटीसिपेशन लगता है कि सही नहीं हुआ। अभी तो राज्य में मानसून ने दस्तक ही दी है, लेकिन पहली बारिश में ये हाल है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज, देवघर से मनीष और पलामू से संजय भारती की रिपोर्ट। 34वें नेशनल गेम्स को लेकर राजधानी रांची के खेलगांव में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाई गई थी। करीब 235 एकड़ में फैले इस स्टेडियम को 2011 में राष्ट्रीय खेल के बाद देश भर में पहचान मिली थी, लेकिन आज मेंटेनेंस के अभाव में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बदहाली की हालत में पहुंच गया है। देश भर में खेल के लिए झारखंड को नई पहचान देने वाला राजधानी रांची का मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव आज अपनी बदहाली पर रो रहा है। 2011 में करीब 650 करोड़ की लागत से बने इस वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 9 स्टेडियम हैं, जहां तीरंदाजी, शूटिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन समेत तमाम दूसरे गेम्स खेलने की आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। लेकिन सालों से रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से तमाम स्टेडियम की दीवारें और फेंसिंग अब उखड़ने लगी हैं। जैसे ग्राउंड आर्चरी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसे नहीं है, इसमें से समतलीकरण की आवश्यकता है और घास उसका भी जरूरत है। दूसरी बात है कि उसमें पाइप भी लगना है, तो उसका भी काम लग रहा है बहुत जल्द होगा। 2016 में खेलगांव मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जेएसएसपीएस को दी गई थी, जो राज्य सरकार और सीसीएल का ज्वाइंट वेंचर है। बावजूद इसके वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की बदहाली बदस्तूर जारी है। यहाँ इंडोर स्टेडियम के साथ साथ दूसरे स्टेडियम भी अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। बिरसा एथलेटिक्स स्टेडियम के अंदर तो बकायदा बारिश में पाइपलाइन से रिसाव जहां तहां लगातार जारी है, वहीं पंखे भी मेंटेनेंस पर करोड़ों के खर्च की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। 5 करोड़ 9 लाख रुपए जो हमें सिविल मेंटेनेंस के नाम पर
खर्च करने हैं। आपने देखा होगा कि हमारा सिविल वर्क जगह जगह चल रही है, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। पूरे स्टेडियम की जिम्मेदारी जो है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जितने भी स्टेडियम हैं उनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी JSSPA के जिम्मे है, लेकिन तमाम जो मेंटेनेंस के करोड़ों रुपए हैं किन संसाधनों पर खर्च किए जा रहे हैं, किन सुविधाओं पर खर्च किए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, खेलगांव, रांची। रांची का 9 साल का एक मासूम आज पूरे झारखंड और देश का मान बढ़ा रहा है। नाम है इसका आइवान अभय मिंज। नाम जितना कठिन और लंबा, काम उससे भी बड़े। आइवान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और खेती की परंपरा पर ऐतिहासिक भाषण दिया है। इंडिया। I would like to begin with our traditional आदिवासी प्रेयर साथी। तुला थी हमें रोरे के गोरा थी, जल देवता हे गाँव कर देवता, हमें रोरे से गोरा थी, हमर खेत खलियान के, पशु पक्षी के, जीव जंतु के, गोटा संसार के, बढ़िया से रखबा, जोहार जोहार जोहार। आदिवासी परंपरा के मुताबिक प्रकृति से अपने समाज की समृद्धि की प्रार्थना कर रहे महज 9 साल के आइवान अभय मिंज ने इस नन्ही सी उम्र में वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े भी करने के लिए सपने बुनते रह जाते हैं। रांची के आइवान ने रोम में आयोजित ऑनलाइन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 मिनट का स्वागत भाषण देकर पूरे प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इस कार्यक्रम का आयोजन यूनाइटेड नेशन फूड समिट और ग्लोबल इंडिजिनस यूथ फोरम की ओर से किया गया था। Indigenous food system is one of the most sustainable one. It has huge varieties of crops in its knowledge system. We have different crop varieties for different weather situation. We have traditional dry crops that can grow with less water and in adverse situation. Example is goda paddy. कहते हैं बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है वो वैसा ही बनता है। चौथी कक्षा के छात्र आइवान के पिता डॉक्टर अभय सागर मिंज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी के शिक्षक हैं और माता मीनाक्षी मुंडा भी शिक्षिका हैं। माता पिता दोनों के शिक्षक होने का आइवान ने होश संभालने से पहले ही फायदा उठाना शुरू कर दिया। पिता जहां कहीं भी किसी भी सम्मेलन में जाते, ये मासूम कार्यक्रम में चुपचाप कुछ न कुछ सीखता रहता था और बच्चों की प्रतियोगिता में भी दिल लगाकर भाग लेता रहा है। बहुत बार ऐसा होता था कि कॉन्फ्रेंस में या फिर इनके फादर अटेंड कर रहे होते तो साथ में ये बैठ करके अपना चुपचाप से ऑब्जर्व करता था। तो एक क्वालिटी तो बचपन से थी इसकी कि चुपचाप पूरे 2-3 घंटे के कॉन्फ्रेंस में ये शांति से बैठा रहता था। उसके लिए भी साथ में एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी लोग देते थे कि इतना छोटा बच्चा पूरे कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। रांची में हेहल डेला टोली के रहने वाले आइवान ने अपने स्वागत भाषण में आदिवासी देसी ज्ञान और खेती पर चर्चा की। आदिवासी घर में हमें जो बीज होते हैं आदिवासी लोग के, हम वो किचन में रखते हैं और संभाल कर हमें वो बीज को बार बार नहीं खरीदना पड़ता है। I appreciate the inclusion of voice of indigenous youths in United Nations Food Summit and FAO 2021। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण देने के लिए आइवान के नाम की अनुशंसा येफेड के निर्देशक अनीश श्रेष्ठा ने की थी, जो ग्लोबल इंडिजिनस यूथ फोरम में मानद सदस्य भी हैं। 2017 में रोम में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन में तय हुआ था कि आदिवासी युवाओं को भी अपने समृद्ध देसी ज्ञान और खाद्य व्यवस्था को संरक्षित और संवर्धन के प्रयास का अवसर मिलना चाहिए। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। साइबर अपराधी आजकल लोगों को ठगने के लिए एक नायाब तरीका अपना रहे हैं। साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन डेटा एंट्री के नाम पर बेरोजगारों को नौकरी दी जाती है। इसे लेकर इंटरनेट पर वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें काफी कम टारगेट दिया जाता है। साथ ही बेरोजगारों को ज्यादा कमाई का झांसा दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन करा लिया जाता है। लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो उनके काम को कम दिखाकर भुगतान नहीं किया जाता है। इसके बाद जब युवा कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर लीगल नोटिस भेजा जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है। फर्जी एग्रीमेंट को सही साबित करने के लिए साइबर अपराधी वकील और पुलिस अधिकारी का फेक आईडी बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं और उसी नंबर से फोन कर बेरोजगार युवक और युवतियों को धमकी देते हैं, जिसके बाद कंपनी से सेटलमेंट के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं।
उनके कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो 90% एक्यूरेसी को वो कम दिखाता है कि आपका 90% एक्यूरेसी नहीं है, और जब ये कम हो जाता है तब उसमें क्या होता है कि आप जब उससे वापस मांगते हो कि आप मुझे वापस दे दो, अभी भी हमारे पास 5 दिन का टाइम था, मैंने 2 दिन में दे दिया और 3 दिन में जो है मैं और बाकी कर दूंगा, तब वो वापस नहीं करते। फिर जब आप उसको वापस नहीं करते, आपको पेमेंट नहीं करते। जब आप पेमेंट नहीं होता है तब वो आपसे क्या करते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच दिखाते हैं जब आप उसको छोड़ना चाहोगे। मतलब उस कंपनी को जब आप छोड़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच पता चलेगा, वो बताया जाएगा और आपको एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा जो कि कोर्ट से आता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शंस है जो बेसिकली 73, 72, 74 ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन है, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट को हमने चेक किया है जो एक फर्जी लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कुछ लोग आईपीसी भी लिख देते हैं। इस तरह का फ्रॉड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डेटा एंट्री के नाम पे, कैप्चा फिलिंग के नाम पे और फॉर्म फिलअप के नाम पे।